टीपी फैक्ट के मौजूद सामईन, मैं हूं अब्दुल रहीम और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामईन, आज की ये कहानी हम ISI पाकिस्तान और उनके गुमनाम सिपाहियों के नाम करते हैं और आपको ऐसे ही गुमनाम पागल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी वक़्फ़ कर रखी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम सामीन से गुजारिश है कि टीपी फैक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान से मुतल्लक हर बड़ी खबर मिल सके। तो चलिए सामीन, वीडियो को शुरू करते हैं। अहमद तेज कदमों से अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ रवाना हुआ था कि अचानक जोर से बादल गरजना शुरू हुए और हामिद जो आसमान पर काली घटाएं देखते हुए इसी खतरे के पेश नजर तेज चल रहा था और तेज चलना शुरू हो गया। उसका सरकारी क्वार्टर उसके दफ्तर से कुछ ही फासले पर था, जिसकी वजह से उसे कभी सवारी की जरूरत पेश नहीं आई। वो आसानी से चलते चलते चंद मिनटों में ही क्वार्टर पहुंच जाता। चलते हुए जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, हस्बे तवक्को वो पागल उसी जगह बैठा हुआ नजर आया जहाँ पर हामिद ने उसे 6 साल पहले देखा था। वो आज भी उसी जगह बारिश और कीचड़ से बेनियाज कचरे के डब्बे के पास कुत्ते के साथ बैठा हुआ था। हामिद ने 6 साल के तवील अरसे में कभी उसे वहां से गायब नहीं देखा था। ज्यादा से ज्यादा उसकी हिजरत एक कचरे के डब्बे से दूसरे कचरे के डब्बे तक होती, जो कि बिल्कुल हामिद के ऑफिस के सामने है। या तो वो पागल हामिद के दफ्तर के सामने सो रहा होता या फिर दोस्त कुत्तों के साथ कचरे के डब्बे के सामने कुछ खाने के लिए तलाश कर रहा होता। उस पागल के जिस्म के नाम पर चंद हड्डियां थी जो उसकी फाका कशी की एक मुंह बोलती तस्वीर थी। लिबास की सूरत में चंद चीथरे लटकाए हुए मैले उलझे बाल, आंखों में एक अजीब सी वहशत और लाली लिए वो पहली नजर में किसी दूसरे सियारे की महलूक लगता। हामिद अक्सर सोचता रहता कि सख्त सर्दी के मौसम में बेरहम ठंडक की जिस्म पर गर्म लिबास होने के बावजूद उसकी हड्डियों के गोदे तक सर्दी महसूस हो रही थी। ये पागल चंद चित्रों में कैसे इतनी सख्त जानलेवा सर्दी बर्दाश्त करता होगा। वाकई किसी ने ठीक कहा है कि जीना है तो पागल बनकर, ना खाने की फिक्र, ना कपड़ों की, ना सर्दी की, ना गर्मी की, बस अपनी हयालाती दुनिया में मसरूफ एक मजनून जो अपनी लैला की जुदाई में होशो हवास खो बैठा हो। हामिद ने पहले तो इससे दूरी अख्तियार की कि पागल का क्या भरोसा कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया वो इस पागल से मानूस होता गया। अक्सर औकात कभी फल फ्रूट जो अपने लिए खरीदता उसमें से कुछ उस पागल को भी नवाज देता या 5-10 रुपए थमा देता कि जब भूख लगे तो पेट की आग बुझा सके। एक तवील अरसे से उसको देखते देखते अब वो हामिद को अपना दोस्त महसूस होने लगा। वैसे तो हामिद की ड्यूटी का मनसब उसे दोस्त बनाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि हामिद पाकिस्तान के इंतहाई हसास अदारे का मुलाजिम था जहाँ दोस्त बनाना तो दूर किसी अजनबी से बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक पागल से भला उसको क्या खतरा हो सकता था। जी हाँ, हामिद पिछले 5 सालों से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का ड्राइवर था और आज तक इसके रिकॉर्ड में उसे इंतहाई मेहनती और वफादार जाना जाता था और उसकी शख्सियत बेदाग थी, लेकिन फिर भी वो किसी गलती का कायल नहीं हो सकता था। और दूसरी और नहायत अहम बात जो सिर्फ हामिद को पता थी कि हामिद पसे पर्दा रॉ का एजेंट था। आज से 6 साल पहले वो नकली दस्तावेजात के साथ एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और इस मुल्क के चंद जमीन फरोश काली बेरों के मुर्दा जमीन की बड़ी कीमत अदा करके ड्राइवर जैसी छोटी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुआ। लेकिन ये छोटी मुलाजमत उसके बड़े मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए नहायत मौजूद थी और वो इंतहाई कामयाबी से अब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे अदारों की आंखों में धूल झोंकता रहा। बारहा उसके अपने अदारे से एजेंट ने नामालूम अपराध बनकर लाखों रुपए की ऑफर देकर उसका इम्तिहान लिया। उसे आजमाया गया, लेकिन एक एजेंट होते हुए उसे इस बात का इल्म था कि ये उसकी आजमाइश है और वो आजमाइश में मुल्क को अपना वफादार साबित करने में 100% कामयाब रहा और इसी 100% कामयाब रिकॉर्ड की वजह से वो राह में मिस्टर 100% के नाम से मशहूर था। उसने कई मुल्कों में उनके अदारों के अंदर रहकर इंतहाई अहम राज चुराए थे। उसका पकड़ना दुश्मन का एक ख्वाब ही रहा था। इस रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उसे दुश्मन मुल्क के एटमी हथियारों की मालूमात और उन एटमी तंसीबात का नक्शा चुराने के लिए मुंतखब किया गया और हमेशा की तरह इस बार भी वो कामयाबी के बिल्कुल नजदीक था, क्योंकि आज सुबह
اسے ایک دوسرے ایجنٹ کے ذریعے جو کہ نزدیکی میڈیکل سٹور پر بطور سیلز مین کام کرتا تھا لیکن حقیقت میں وہ را کا انفارمر تھا، میسج بھیجا گیا کہ مطلوبہ دوائی آ چکی ہے، لے جائیں۔ اس کا مطلب تھا کہ مطلوبہ دستاویزات آفس میں موجود ہیں، اڑا لو۔ اور حامد اسی انتظار میں تھا کہ کب رات کی تاریکی پھیلے اور وہ اپنے بے داغ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ کریں۔ ٹھیک رات کے 1 بجے جب ساری دنیا ہوا کے خرگوش کے مزے لے رہی تھی، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ رات کی تاریکی سے مماثلت رکھتا کالا لباس پہن کر باہر نکلا۔ اس کے دیگر ساز و سامان میں آفس اور تجوری کی ڈپلیکیٹ چابیاں اور 9mm پستول بھی شامل تھا۔ آفس اور گھر کا درمیانی راستہ طے کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ طوفانی موسم اور تیز ہوائیں اور بارش بھی اس کی کامیابی کا سامان پیدا کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے سڑکوں پر جو اکا دکا ٹریفک نظر آتی تھی اب وہ بھی نہیں ہے، اور کالی گٹھوں کی وجہ سے اور تاریکی میں اضافے کی وجہ سے کسی کے دیکھنے کا خدشہ بھی کم تھا۔ لہذا وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ آفس کے قریب کچرے کے ڈبے کے پاس پہنچا۔ مرکزی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے گارڈ سے بالکل حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اس ادارے کا ملازم ہونے کے ناطے وہ گارڈ کی موجودگی سے آگاہ تھا اور اسے نمٹنے کے لیے بے ہوش کرنے والی گن وہ پہلے ہی ساتھ لایا تھا۔ گن نکال کر اس نے گارڈ کی گردن کو نشانے پر لیا اور نہایت مہارت سے فائر کیا گیا۔ 2 گن کا ڈاٹ سیکیورٹی گارڈ کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ گارڈ جس تیزی سے پنچ پر ڈھیر ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی ڈاٹ گن نہیں تھی، بلکہ پروفیشنل ایجنٹ کے استعمال کے لیے بنائی گئی اسپیشل ڈاٹ گن تھی، جس میں انتہائی جلد اثر کرنے والی دوا استعمال کی جاتی تھی جو چند سیکنڈ میں دشمن کو دنیا مافیا سے بے خبر کر دیتی ہے۔ گارڈ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے گارڈ کے پاس جا کر اس کی گردن سے سوئی نکال کر اور گارڈ کو اس طریقے سے بٹھایا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو۔ اب اگلا مرحلہ سیکیورٹی کیمرے کی آنکھ سے بچنے کا تھا، اور اسے اس بات کا پتا تھا کہ بجلی بند ہونے کے بعد جنریٹر آٹومیٹک سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیمرہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس دوران کیمرے ری سٹارٹ ہونے کے عمل کی وجہ سے دوبارہ ریکارڈنگ 1 منٹ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے صرف 1 منٹ کا عرصہ کافی تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے لیے اور بجلی بند کرنے کے لیے وہ اس بلب کی طرف بڑھا جو گارڈ کے بینچ کے اوپر تھا۔ بلب کو اتار کر اس کے اوپر 5 روپے کا سکہ رکھنے کے بعد جب اس نے بلب کو دوبارہ ہولڈر میں لگایا تو ایک دھماکہ ہوا جس سے فیوز اڑا اور بجلی بند ہو گئی۔ سکہ اتار کے بلب دوبارہ ہولڈر میں لگا کر وہ پھرتی سے آفس کے دروازے کو ڈپلیکیٹ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا اور چیئرمین آفس کی طرف بھاگنے لگا۔ اب اس کے پاس صرف 30 سیکنڈ بچے تھے کیمرے سے بچنے کے لیے۔ تقریباً 3 سیکنڈ باقی تھے کہ وہ دروازہ کھول کر چیئرمین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ چیئرمین کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ یہاں وہ محفوظ تھا۔ کمرے کے اندر کیمرے نہیں تھے، یہاں وہ آرام سے اپنا باقی کام انجام دے سکتا تھا۔ اب اس کی نظر تجوری پر تھی جس میں ایٹمی تنصیبات کا نقشہ تھا، وہ نقشہ جو عالم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی بربادی کا ایسا سور تھا جسے پھونکتے ہی قیامت برپا ہو جاتی۔ یہ ایٹمی ہتھیار سب سے بڑا خطرہ اس کے ملک کے لیے تھا۔ پاکستان کے ان ہتھیاروں کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، جو ہر دم بات کرتے تھے کہ پاکستان کی حیثیت ہمارے ہاتھی جیسے ملک کے سامنے ایک چونٹی سے زیادہ نہیں، لیکن اب یہ چونٹی ہاتھی کے کان میں داخل ہو چکی تھی اور عنقریب ہاتھی کا دماغ کھانا شروع کرنے والی تھی۔ اس کا مرنا بہت ضروری تھا، اس کے مرتے ہی اس کا ملک بھی اس خطرے سے آزاد ہو جاتا جو عالم کفار کی جان پر بنا ہوا تھا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی ریاست بن گیا ہے جس کو امت مسلمہ اسلام کا قلعہ بھی کہتی ہے۔ یہ قلعہ دشمنان اسلام کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا، آج وہ قلعے کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کارنامے کے بعد اس کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے تجوری کی ڈپلیکیٹ چابی سے تجوری کو کھولا اور ایٹمی تنصیبات والی فائل جس پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا اس کے اندر موجود نقشے اور دفاعی معلومات کی تصویروں کو اپنے ڈیجیٹل کیمرے میں محفوظ کرنے لگا۔ ایک پیشہ ور مصور کی طرح ہر زاویے سے تصویریں اتارنے کے بعد اس نے فائل واپس اپنی جگہ پہ رکھی اور تجوری کو بند کر دیا اور باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ دوبارہ بجلی بند کرنے کے لیے اس نے چیئرمین کے روم سے اٹیچ باتھ روم کا بلب سکے کے ساتھ فیوز اڑانے کے لیے استعمال کیا، اور پہلے کی طرح اس بار بھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جنریٹر پھر بند ہو گیا۔ اب جنریٹر دوبارہ آٹومیٹک سٹارٹ ہونے میں 2 منٹ کا ٹائم تھا، اور ان 2 منٹ میں وہ بآسانی اس عمارت سے نکل سکتا تھا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی کہ کوئی اس ملک کی تباہی کا سامان اپنے ساتھ لے کر نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بھاگتے ہوئے اس نے چیئرمین آفس اور مرکزی دروازے کا راستہ طے کیا اور باہر نکل کر آفس دروازے کو تالا لگاتے ہوئے دل ہی دل میں ہنسنے لگا
इतनी आसानी से वो कामयाब हुआ था। इतनी अहम दस्तावेज़ जिसको चुराने के लिए उसे मिस्टर 100% जैसे तजर्बाकार एजेंट को मुंतखब किया गया था। ये काम तो कोई भी मामूली एजेंट भी कर सकता था। ताला लगाने के बाद जैसे ही वो पलटा, उस पागल को ऐन पीछे खड़ा देखकर घबरा गया। उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसे अच्छी तरह याद है कि बाहर निकलते हुए उसने बड़ी एहतियात से चारों तरफ नजर दौड़ाई थी। उसे कोई आदम जात तो क्या, कोई जानवर भी नहीं नजर आया था। ऐसे में ये पागल एक भूत की मारन ऐन पीछे नमूदार हुआ था। हैरान होना फितरी था। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि शायद ये पागल उसे देखकर पेट के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे आया, कुछ पैसे मिलने की आस में जिनसे वो अपने पेट की आग बुझा सके। ये तो वो पागल है जिसे वो 6 सालों से वहां देख रहा था। मैं इसे देखकर क्यों परेशान हो गया? उसे भला क्या खतरा हो सकता है? ये सोचकर उसने अपनी जेब से चंद रुपए निकालकर पागल की तरफ बुलाए, लेकिन पागल का रद्द-ए-अमल समझा रहा था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि उस पागल की पूरी तवज्जो उस कैमरे की तरफ मरकूज थी जिसमें एटमी तस्वीरात की तस्वीरें थी। वो कैमरे को परछाई नजरों से देखे जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजना शुरू हो गया। नहीं, ये पागल नहीं है। इसको कैमरे के देखने का अंदाज बता रहा है कि इसे कैमरे के अंदर छुपे राज का इल्म है। लेकिन हमद ने इस वक्त अपने दिमाग के अलार्म को नजरअंदाज करते हुए पैसों में चंद नोटों का इजाफा करके दोबारा उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन इस बार पागल ने नोटों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें पकड़ कर फेंक दिया और हाथ से कैमरे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि उसे नोटों की नहीं, इस कैमरे की जरूरत है। हमद के अंदर का सीक्रेट एजेंट एकदम से बेदार हुआ और उसने अपनी कमर के साथ बंदे पॉलिटिक की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें उसका पिस्तौल था। लेकिन उसकी पिस्तौल निकालने की हसरत ही रह गई, क्योंकि वो पागल पहले से उसके इरादे से वाकिफ था। उसने बिजली सी तेजी से उसके बढ़ते हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में जकड़ लिया। अचानक हामददार से चौंक उठा। उसे लगा कि उसका हाथ किसी शिकंजे में जकड़ गया हो। उसकी आईने की गिरफ्त से हामद को लगा कि वो थोड़ी सी ताकत और इस्तेमाल करे तो वो उसकी कलाई तोड़ डालेगा। अपनी पूरी ताकत जमा करके कैमरा उस पागल के मुंह पर दे मारा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि पागल वैसे का वैसा उसके सामने खड़ा था और ऐसा लगता था कि जैसे कि कैमरा किसी दीवार पर लगा हो। पागल की गिरफ्त या उसके चेहरे का तासुरात पर भी कोई असर नहीं था और पागल की नजरें गोया ये कहकर चिरा रही थी कि एक बार फिर कोशिश करके देखो। अचानक हामद ने महसूस किया कि किसी ने उसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो, मगर वो हथौड़ा नहीं था, उस पागल का गुस्सा था। उसके बाद हामद के चिरागों में रोशनी ना रही। हामद को होश आया तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया अपने ही कमरे में जो उसके सरकारी क्वार्टर में था, और वो पागल उसके सामने खड़ा कैमरे से तस्वीरें मिटाने में मसरूफ था। हामद उससे मुखातिब हुआ कि मिस्टर पागल, ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन ये नहीं पता कि तुम किस अदारे से ताल्लुक रखते हो। कौन हो तुम? सिर्फ बता दो कि मिस्टर 100% को मार देने वाला कौन था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी ताकत है जिसने मेरे जैसे इंतहाई तजर्बाकार एजेंट के बेदाग रिकॉर्ड को दागदार कर दिया। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि तुम मुझे जिंदा रखते हो या मार देते हो। सिर्फ इतना बताओ कि मिस्टर 100% ने किस हस्ती से शिकस्त खाई है, वो कौन था? ये मेरे जानने वाले मिस्टर 100% कहकर पुकारते हैं। तुम्हारी पहचान क्या है? मैं इराक का सबसे होशियार एजेंट हूँ। मुझे हराना किसी मामूली आदमी की बात नहीं। क्यों हो तुम? इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस, रेंजर या कोई आम आदमी? गैर मुतवक्किल तौर पर हामद की उस पागल की आवाज सुनाई दी कि तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं एक पागल ही हूँ। मैं वो पागल हूँ जो अपने वतन की मोहब्बत में पागल हुआ हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने वतन के लिए दीवानगी की हद तक मोहब्बत है। मैं वो पागल हूँ जो अपनी महबूबा की तरफ आंख उठाने वालों को अपनी दीवानगी के समुद्र में बहाकर गर्क कर दूं। मैं वो पागल हूँ जो अपने महबूब वतन की तरफ देखने वालों को अपने पागल इश्क की आग में जलाकर राख कर दूं। मैं वो पागल हूँ जिसे वतन की मोहब्बत में न सर्दी महसूस होती है, न गर्मी, न लजीज खाने की तलब होती है, न अच्छे कपड़ों की, न बहादुरी के मेडल, न सरकारी मराद की, न बीवी बच्चों का प्यार, न माँ बाप की शफकत, न दोस्तों की महफिल, ना पैसे की तलब। मुझे इन सब से कोई सरोकार नहीं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे शाबाशी दे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट हो और मेरा नाम उन पागलों की लिस्ट में लिखा जाए जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। मैं वो मजनू हूँ जिस लैला उसका वतन पाकिस्तान है। मैं एक पागल हूँ और एक पागल ही इस वतन की हिफाजत कर सकता है, जिसकी सालमियत दुश्मनाने इस्लाम की तबाही है, जिसकी कुफार और दिजाली ताकतें मुत्तहिद होकर इसे सफाई हस्ती से मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हिफाजत सिर्फ हथियारों से नहीं होती, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वतन की मोहब्बत और मर मिटने का पागलपन। हाँ, मैं पाकिस्तान के उन बेशुमार पागल गुमनाम सिपाहियों से हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड़ा उठाया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन है हमारा रहनुमा? मोहम्मद रसूलुल्लाह।
मुझे पागल कहकर बुला, मुझे फख्र होगा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क में पागल हूँ। खुश रब्बुल आलमीन की अगर खुदा मुझे 1000 जिंदगी अता करे तो मैं हर जिंदगी में ऐसा पागल कहलाना चाहूंगा, क्योंकि इससे बढ़कर कोई इज्जत नहीं। जो इज्जत रब्बुल इज्जत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर उनके बंदों के लिए है, जिनके नाम दीन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। पागल पिस्तौल पर सलेंसर लगाते हुए बोला, मेरी ताकत और अज़म के सामने कुफार की तमाम दुनियावी ताकतें कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे खत्म होती है। हाँ, तुम्हारी मौत में सिर्फ चंद लम्हात बाकी हैं, तो मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तो सुनो, मैं ISI हूँ, मैं पाकिस्तान की नाकाबिले तस्वीर दफा की आखिरी लकीर हूँ। इसके साथ ही सलेंसर लगे पिस्तौल ने एक हल्की सी आवाज की और पिघला हुआ शीशा हामिद के माथे में पेवस्त हुआ। हामिद हैरत भरी आंखों से दिल ही दिल में उस पागलपन की दाद देते हुए हमेशा के लिए अपनी नींद सो गया। यही ISI का असूल है कि पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर देखने वालों की सिर्फ एक सजा, मौत। पागल ने बड़े आराम से हामिद की जेब पर हाथ साफ किया और कमरे से चंद कीमती अशिया अपने कब्जे में की और बाहर जाकर गटर में डाल दी और उसके बाद अपने कचरे के डब्बे के पास आराम से सो गया। सुबह अखबार में खबर थी कि नामालूम डकैतों ने पाकिस्तान के सरकारी अदारे के मुलाजिम के घर डाका डाला और मुजाहमत के दौरान मुलाजिम, जिसका नाम हामिद बताया जाता है, डकैतों की गोली से जाँ बहक हो गया और डकैत घर से कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान के तमाम गुमनाम मुहाफिजों और सिपाहियों को पाकिस्तानी अवाम का सलाम। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल टीपी फैक्ट को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें और ISI से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।